हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जो लूसेंट का हम लोग में 45 दिन का जो टारगेट रखा था लूसेंट बैच का, वो अभी चालू करने हम जा रहे हैं, जिसमें भारत का इतिहास हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम लोग उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक यह फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा गया है? भारतवर्ष, जिसे भारत को देश, भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय क्या कहा गया है? भारतीय कहा गया है। यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? भारतीय। अर्थात भारतीय का जो मतलब होता है वो भरत का संतान, भरत का संतान। ठीक है, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है। क्या है? भरत एक जो प्राचीन कबीले था उसका नाम है। इसमें मेन रूप से प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, ठीक है, क्या जम्बूद्वीप यानी जामुन का द्वीप, ईरानी जो है ईरानी जो है इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू। और यहीं से पूरे पश्चिम में फैल गया यह नाम, और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद, ठीक है, कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में कब? जब मध्यकाल आया तो इस देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। यह जो हिंदुस्तान जो है, यह जो शब्द है वो फारसी शब्द हिंदू से बना है। फारसी शब्द किससे बना है? हिंदू से। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज लोग इंडिया कहते थे। किसके आधार पर? इंडे के आधार पर इंडिया कहते थे। इसमें जो है विंध्य पर्वत जो है श्रृंखला, वो भारत को दो भाग में, उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। इसी को लेकर उत्तर में जो इंडो परिवार है, यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। उत्तर में क्या बोलता है? इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं। ठीक है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन नस्लों के लोगों से हुआ, मिश्रण से हुआ, वे इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलियाड। ये जो है मेन प्रमुख नस्ल थे, उन्हीं से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। भारतीय इतिहास को कितने भाग में बांटते हैं? तीन भाग में। कितने भाग में? तीन भाग में। तीन भाग वो है कौन कौन? तो प्राचीन भारत, हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत पहले, फिर मध्यकालीन भारत, ठीक है, और फिर आधुनिक भारत। तीन पार्ट में बांटा गया है हिस्ट्री को, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का जो श्रेय है वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलियरस को जाता है। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। क्रिस्टोफस सेलियरस कहाँ के थे? जर्मनी के। इसी में प्राचीन भारत जो है
उसके कुछ इतिहास के स्रोत हैं, वो हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में कि आखिर जानकारी कहाँ से मिली कि ये प्राचीन भारत का इतिहास का जानकारी जो है मुख्यतः 4 प्रकार से मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी मुख्यतः 4 प्रकार से स्रोतों से प्राप्त होती है। वो है धर्म ग्रंथ, क्या है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा जो पुरातत्व संबंधित जो साक्ष्य मिला उससे जानकारियाँ मिलती है। यानी 4 प्रकार से मिलती है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो धर्म ग्रंथ से मिली या फिर ऐतिहासिक ग्रंथ से मिली है ना, उसमें क्या क्या धर्म ग्रंथ मिला और उसमें क्या क्या नोटिस किया गया है। तो भारत का जो सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है, वेद। धर्म ग्रंथ सबसे प्राचीन क्या है, वेद। और जो इस वेद को जो संकलन करता है वो कौन है। अगर क्वेश्चन आए कि वेदों के संकलन करता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये वही वेद व्यास हैं जो द्वापर युग में थे, ठीक है, वही वेद व्यास को माना जाता है। और वेद जो है क्या सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वेद क्या सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम क्या सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ से सबसे प्राचीन अगर धर्म ग्रंथ बोले तो वेद है, संकलन करता बोले तो महर्षि वेद व्यास हैं, और वेद हमें उपदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का, क्या, वसुधैव कुटुंबकम का। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अपौरुष मानती है, जिसमें वेद जो है 4 प्रकार के हैं। क्वेश्चन यहाँ से है, वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। वेद कितने प्रकार के, 4 वेद। 4 वेद में कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों को याद रखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद बोले तो ऋग्वेद, और सबसे नया वेद बोले तो अथर्ववेद। अगर सबसे पहले पुराना बोले तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद बोले तो अथर्ववेद, ठीक है। इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं। चारों वेदों को क्या कहते हैं, संहिता। चारों वेदों को हम लोग संहिता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखेंगे ऋग्वेद क्या है और ऋग्वेद में क्या क्या है, ठीक है। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है क्या है, ऋग्वेद ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, क्वेश्चन आएगा कितने मंडल होते हैं ऋग्वेद में, तो 10 मंडल। कितने सूक्त होते हैं, तो 1028 सूक्त होते हैं। और ऋचाएँ कितने होते हैं, ऋचाएँ होते हैं 10,462, ठीक है, 10,462। तो मेन पॉइंट यही था कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त है ना, एवं 10,462 ऋचाएँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहीं पे आएगा आप लोग पे, ये आता है हमेशा।
कि इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। यानी जो ऋग वेद पढ़ता है वो क्या कहलाता है? होत्री। यानी ऋग वेद को पाठ करने वाला ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। इस वेद से आज के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखिएगा, यहाँ विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद की रचना कौन किए? विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित हैं। कौन? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा आप लोग के कि 9वें मंडल में, चाहे क्वेश्चन आएगा सोम देवता का, सोम का वर्णन, तो 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल सोम का वर्णन, 9वां मंडल। अगर तीसरा मंडल में क्या है? सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। क्या है? गायत्री मंत्र। कहाँ है? तीसरा मंडल। ध्यान रखिएगा ये सब। 8वें मंडल में क्या है? 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। यानी हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं वो किस मंडल में है? तो 8वें मंडल में। अब देखिएगा कि चातुर्वर्ण जो समाज हम लोग देखते हैं, चातुर्वर्ण समाज, चार वर्ण जो समाज हम लोग देखते हैं, उसका कल्पना का स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। वर्णित पुरुष सूक्त, जो ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, उसमें इसका वर्णन है। इसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। कितना वर्ण? 4 वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पुरुष ब्रह्मा के मुख से, ठीक है, कौन मुख से? ब्राह्मण मुख से। भुजा से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से कौन उत्पन्न हुआ? शूद्र। ये कहा गया है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में क्या कहा गया है? 10वें मंडल में कहा गया है कि जो चातुर्वर्ण समाज है उसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्णन है पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिसमें मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। अभी हम लोग ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अधन्य शब्द है, अधन्य शब्द गाय के लिए आया है। किसके लिए? अधन्य शब्द गाय के लिए आया है। आप लोग के बता दें कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय एवं कौशितकी। ऐतरेय एवं कौशितकी। कौन सी है? ब्राह्मण ग्रंथ।
ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं रासु यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन 3 बार आया है, ध्यान रखें, ऋग्वेद में गंगा का वर्णन 3 बार एवं गंगा का उल्लेख यमुना का वर्णन 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार आया है। इस वेद में सोमरस का वर्णन अधिक बार हुआ है। इंद्र को पुरंदर कहा गया यानी किला तोड़ने वाला। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसका ऋग्वेद का उपवेद कौन है? उपवेद कौन है? आयुर्वेद। उपवेद कौन है? आयुर्वेद। इसमें 250 जो आया है, देखिएगा 250 श्लोक इसमें आया है, किसके लिए? 250 श्लोक आया इंद्र के लिए। ऋग्वेद में 250 श्लोक आए इंद्र के लिए और अग्नि के लिए 200। ठीक है। इसी में वामनावतार के 3 पगों के व्याख्यान का प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद। वामनावतार जो भगवान विष्णु का हुआ था, है ना, उसका इसमें ऋग्वेद में उसका वर्णन है। ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद में 118 दोहा है जो दोहराया गया है। कितना? 118 दोहा जो है वो दोहराया गया है, दोबारा आया है। एक 118 दोहा दोबारा आया है। अच्छा, दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में दूसरे से 7वें मंडल, दूसरा से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, कृषि की जानकारी। कृषि की जो जानकारी आई है ऋग्वेद में, वो आई है 4था मंडल से। कृषि की जानकारी 4था मंडल से। 7वां मंडल जो है वरुण को समर्पित है। ठीक है। और जो दासराग युद्ध हुआ है वो 10वां मंडल में है। चलिए अब चलते हैं हम लोग यजुर्वेद में। क्या? यजुर्वेद। यजुर्वेद सस्वर पाठ करने के लिए मंत्र और बलि के समय अनुपालन करने के लिए नियम का संकलन है यजुर्वेद, है ना। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु क्या कहते हैं? इसके पाठकर्ता को कहते हैं अथर्वयु। ऋग्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का ज़्यादा वर्णन है और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है, गद्य एवं पद दोनों में है यजुर्वेद। और यजुर्वेद जो है यजुर्वेद के पुरोहित जो होते हैं, जो पाठ करता है, वह अथर्वयु कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो गद्य एवं पद दोनों में रचित है। इसका 2 उपभाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय है। क्या है? तैत्तिरीय। ये है ब्राह्मण ग्रंथ इसका। शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण। यह है कृष्ण यजुर्वेद का। शुक्ल का है शतपथ ब्राह्मण।
शतपथ ब्राह्मण। अच्छा, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और शतपथ ब्राह्मण में कृषि और सिंचाई का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन मिलता है। जो सामवेद है उसका अगर अर्थ पूछे तो क्या है? गान। और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन मिलता है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्री। और इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित। इसके भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मेन पॉइंट, क्वेश्चन हमेशा आपको लोग के पूछेगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गान होता है। अगर सामवेद के पाठ करता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उदात्री कहा जाता है ना। ये सब ध्यान में रखिए। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है, ये ध्यान में रखिए। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। इसमें जो है ना कुल मंत्रों की संख्या 1549 है, लेकिन इनमें से 75 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए हैं। 75 मंत्र के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं, यानी मात्र 75 मंत्र अलग से डाला गया है, बाकी ऋग्वेद का ही है। इसीलिए इसको संकलन ऋग्वेद पर आधारित है जो लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो है पंचविश या तांड सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं। लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। सोच लीजिए कि ये कुछ मंत्र जो इसका है वो ऋग्वेद से भी प्राचीनतम है। इसमें जो है मेन रूप से जादू टोना, विवाह गीत, रोगनाशक है ना, और इसका कोई उपवेद नहीं है। इसका उपवेद में अर्थवेद है। क्या है? अर्थवेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। सोचिए, यहाँ अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मेन पॉइंट, अथर्ववेद में क्या मिलता है? विचारों और अंधविश्वासों का विवरण। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त क्या है? अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त। प्रतिनिधि सूक्त। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का वर्णन मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। यानी कि इसमें टोटल चीज है, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, देख सकते हैं आप। कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक, गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राज्यभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित,
मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण मिलता है। और इसमें जादू टोना का भी विवरण मिलता है। इसमें जादू टोना का भी विवरण मिलता है। इसका जो उपवेद है वो अर्थवेद है। क्या है उपवेद? क्या है? अर्थवेद। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। इसमें जो है अथर्ववेद में ही गोत्र का उल्लेख मिलता है। गोत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है जी? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा, परीक्षित को क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहलाती है। समझे? अब इसमें मेन पॉइंट जो है कि चांदी और गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख। क्या? चांदी और गन्ना का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। चांदी और गन्ना का उल्लेख। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। 6 वो वेदांग है। कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। हमारे साथ बोलिएगा, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। 4 गो वेद बोलिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या 6, वेदों की संख्या 4। अच्छा, वेद त्रयी कहते हैं 3 गो के, उसमें अथर्ववेद नहीं होता है, ठीक है, बाकी तीनों होता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता जो हैं लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है। इसकी संख्या जो है 18 है। पुराण की संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 जो पुराण हैं उसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जिसमें पुराण जो है उसमें देखिए कि कौन पुराण क्या दिखा रहा है। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश। मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन, वायु पुराण में गुप्त। तो याद कैसे रखेंगे? तो विष्णु जी मोर पंख पहनते थे, कृष्णा विष्णु के अवतार हैं, तो मोर वंश, विष्णु मोर वंश। और मत्स्य यानी मछली अंधा होता है। मछली कैसा होता है? अंधा, तो आंध्र सतवाहन। वायु, तो वायु कैसा होता है? तो गुप्त होता है। वायु तो गुप्त होता है, कोई देख नहीं सकता है वायु को, तो गुप्त वंश। इसी का याद करने का तरीका, पुराण जो है वो विष्णु पुराण जो मौर्य वंश है, मत्स्य पुराण जो है आंध्र सतवाहन, वायु पुराण जो है गुप्त वंश, ठीक है। आगे पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। वो सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक भी माना जाता है, मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में ही लिखे गए हैं। अच्छा, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराण सुन सकते थे। समझे? वेद पढ़ने की अनुमति स्त्री और शूद्र को नहीं था, लेकिन वो पुराण को सुन सकते थे, क्योंकि पुराणों का जो पाठ है वो पुजारी जो है मंदिर में किया करते थे, इसीलिए। अच्छा, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति दर्शाती है मैत्रेयनी संहिता। इसमें
जिस प्रकार से जुआ और शराब है ना पुरुष का दोष है, उस तरह से स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। देखिए यहाँ जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। किसमें? मैत्रेयनी संहिता में। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यहाँ देखिए ये बेहतर है कि शतपथ ब्राह्मण में पुरुष को स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी यानी आधा अंग कहा गया है। ठीक है। जो जाबलो उपनिषद है, जाबलो उपनिषद में चारों आश्रम, चार को आप आश्रम जानते हैं ना? नहीं जानते हैं भाई? ठीक है। तो पहला है, आप लोग के कल बताए भी होंगे, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें था 4 ऑप्शन। 4 आश्रम क्या क्या है? तो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 ये है आश्रम। चारों आश्रम का उल्लेख है जाबलो उपनिषद में। ब्रह्मचर्य जो है जन्म से 25 वर्ष, जन्म से यानी 0 से 25 क्या 25 ब्रह्मचर्य, और 25 से 50 क्या है गृहस्थ, और 50 से 75 यानी 50 से 75 वानप्रस्थ, और संन्यास जो है 75 से 100 यानी है 100 वर्ष। अभी का ये दिया गया है, पहले का तो कुछ और रहता होगा। जाबलो उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक मनुस्मृति को मानी जाती है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन मनुस्मृति को मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अच्छा, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जब आप लोग पढ़िएगा शुंग काल, शुंग वंश, गुप्त वंश, ठीक है, तो इसका माने उसमें इसका जो है जानकारी मिलता है। जैसे शुंग वंश जो है शुंग काल, उसमें मनुस्मृति में उसका जानकारी मिलता है शुंग काल का, और उसी तरह से नारद स्मृति में गुप्त काल का जो है जानकारी मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। जातक क्वेश्चन आता है, जातक जो है उसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है कथावस्तु है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है, तो जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो कथावस्तु है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। किसमें, कथावस्तु में। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। इसमें क्या, कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। महावीर के जीवन कृत्यों, अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि जातक, बुद्ध के पूर्ण जन्म की जो कहानी वर्णित है वो किसमें है, जातक में। हीनयान का जो है प्रमुख ग्रंथ कौन है, कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। और जैन धर्म का प्रारंभिक जो ग्रंथ है वो इतिहास किससे मिलता है, कल्पसूत्र से, है ना। अब आ गया अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। कौन है, चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य और विष्णुगुप्त चाणक्य का ही अन्य नाम है, जो अर्थशास्त्र के लेखक है। चाणक्य कौन थे, चाणक्य वही हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कहलाए, है ना। यह 15 अधिकरणों, कौन, अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन
इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, इसका अनुवाद किए हैं शाम शास्त्री। अनुवाद कौन किया है? शाम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो कल्हण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कल्हण के द्वारा। संस्कृत में कल्हण के द्वारा प्रयास किया गया था संस्कृत साहित्य में सबसे पहली बार। इसने कल्हण ने क्या लिखा था? तो कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी जो है 8 तरंग कहलाता है। इसमें 8 तरंग है। राजतरंगिणी में 8 तरंग है, जिसका जो संबंध है, संबंध क्या है? तो कश्मीर के इतिहास से। किससे है? कश्मीर के इतिहास से। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है, अरबों की सिंध विजय की वृत्तांत जो है चचनामा में चचनामा में लिखा हुआ। इसके लेखक कौन है? तो अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के पाणिनि कौन है? मेन रूप से याद रखना है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अच्छा, ये जो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि द्वारा लिखा गया है। ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था, कैसी उसकी राजनीतिक व्यवस्था थी, उसका वर्णन है। कात्यायनी, कात्यायन जो है गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की क्या है? गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है। अगर गार्गी संहिता किसने लिखा? तो कात्यायन ने। इसमें क्या है कि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, क्या यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भारत पर जो यवन आक्रमण हुआ था उसका उल्लेख मिलता है। अच्छा, पतंजलि, पतंजलि जो हम लोग प्रोडक्ट अभी बाबा रामदेव का देख रहे हैं, तो पतंजलि जो हैं पुरोहित थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। इन्होंने महाभाष्य लिखा था। कौन लिखा था महाभाष्य जी? पतंजलि। महाभाष्य कौन लिखा था? पतंजलि। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां हम लोग देखेंगे। यूनानी रोमन लेखक पहले देख लेते हैं। यूनानी रोमन लेखक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो टेसियस के बारे में हम लोग जानते हैं। टेसियस कौन था? टेसियस जो था ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण जो है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इसने ऐसा ऐसा कहानियाँ वर्णन कर दिया टेसियस ने कि मैंने विश्वास नहीं करता है लोग। तो टेसियस कहाँ का था? ईरान का राजवैद्य था। ठीक है। हेरोटेडस, हेरोडोटस जो हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध के बीच में लिखा है। भारत और फारस संबंध के बारे में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर है। किसका विवरण? हिस्टोरिका का विवरण जो है अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। हिस्टोरिका लिखा कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? इतिहास का पिता कहलाता है। और इसने लिखा क्या? तो भारत और फारस के बीच जो संबंध थे उसका वर्णन किया। सिकंदर,
सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेक्सिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। आगे देखते हैं कौन क्या है। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में तो यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी, समझे। और इंडिका में वर्णन है मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय के बारे में। ठीक है। सबसे पहले मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज राजदूत था सेलुकस निकेटर का, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा। यानी इंडिका पुस्तक कौन लिखा? मेगास्थनीज। ये था कौन? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत। और ये आया कहाँ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब है डाइमेकस। डाइमेकस जो है, डाइमेकस ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के। और ये जो था सीरियन नरेश जो है अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है। डाइमेकस कहाँ आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, डाइमेकस। ठीक है। आगे डायनोसियस। तो डायनोसियस जो था मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। ये 3 गो मेन था। ये तीनों के फिर से देखेंगे। 3 गो मेन आया था, जो तीनों के फिर से देखेंगे, क्योंकि ये तीनों आया था मौर्य युग में, है ना, मौर्य काल में। तो पहला था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उस सेलुकस निकेटर का राजदूत था और उसने लिखा इंडिका। क्या लिखा? इंडिका। फिर कौन आया? डाइमेकस। फिर आया डाइमेकस, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया। वो अंतियोकस का राजदूत था। किसका था? अंतियोकस का। फिर आया डायनोसियस, जो अशोक के दरबार में आया। और ये टॉलमी नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का। ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस। मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हम बार बार दोहरा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इसने पुस्तक लिखी इंडिका। डाइमेकस आया बिंदुसार के दरबार में और डायनोसियस आया अशोक के दरबार में। ये ध्यान में रखना है। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल का लिखा। क्या लिखा? भारत का भूगोल। किसने लिखा? टॉलमी ने। प्लिनी है जो नेचुरल हिस्ट्री लिखा, प्रथम शताब्दी में ही लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री, भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ के बारे में इसका विवरण आया। तो भारत का भूगोल लिखा कौन? टॉलमी। और नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा? तो प्लिनी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, है ना। ये जो लेखक था, ये जो बुक लिखा है, इसका लेखक की जानकारी नहीं है। लेखक के बारे में क्या है? जानकारी नहीं है, क्योंकि ये लेखक जो है 80 ईस्वी के हिंद महासागर पर यात्रा पर आया था और उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों का वर्णन किया है। लेकिन इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। लेकिन ये पूछता है, हाल ही के क्वेश्चंस कुछ दिन पहले जो भी है बीपीएससी हुआ था, लगभग 64वीं या 65वीं के आसपास में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम बार बार कह रहे थे कि मेन क्वेश्चन पर ध्यान ज़्यादा देना है। जैसे मेगास्थनीज इंडिका लिखा, वो आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फिर डाइमेकस, ठीक है, फिर डाइमेकस जो आया वो बिंदुसार के दरबार में आया। और फिर डायनोसियस जो आया अशोक के दरबार में आया। डायनोसियस जो था मिस्र का था, नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का था। डाइमेकस जो था वो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। और टॉलमी जो है, टॉलमी भारत का भूगोल लिखा और प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री लिखा। ठीक है। अब चीनी लेखक जो आया था, कुछ चीनी लेखक आए।
फाहियान। फाहियान जो है चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा कहाँ आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। ठीक है, 14 बरस तक यहाँ रहा, उसके बाद गया। कौन? फाहियान। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में। ये था चीनी यात्री। फिर आया संयुगन। संयुगन भी था चीनी यात्री, 518 ईस्वी में आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है। फिर उसके बाद मेन जो व्यक्ति था जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है वो था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था, ह्वेनसांग आया ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ठीक है, ह्वेनसांग। ये ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और 1 वर्ष के बाद भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। ठीक है, और 15 वर्षों तक रहकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यानी कि ह्वेनसांग जो आया हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और यह 15 वर्षों तक रहा। पहले पहुंचा था भारतीय राज्य कपीसा, 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 645 ईस्वी में वह है जो नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन यानी हर्षवर्धन के समय जो समाज, धर्म और राजनीति है उसके बारे में ही इसने लिखा। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ये क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग के अनुसार जब वो घूमने आया था उस टाइम ह्वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा कौन था? तो शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा को साथ साथ यानी बुद्ध भगवान के साथ साथ भगवान शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया करता था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन था? तो आचार्य शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? बौद्ध दर्शन के लिए। अब है इत्सिंग। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया अंत में। इसने अपने विवरण में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तथा अपने समय में भारत का जो वर्णन किया था वो किया था। तो चीनी यात्री में हम लोग देखें 4 ठो चीनी यात्री में 4 गो। कौन कौन? पहला देखें फाहियान। फाहियान के बाद आया संयुगन और संयुगन के बाद आया ह्वेनसांग और ह्वेनसांग के बाद आया इत्सिंग। जब फाहियान का फाफू की एक रचना है उसका और ह्वेनसांग का है CU की। ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के शासनकाल में और ये एक मिनट और फाहियान आया चीनी यात्री जो फाहियान था वो आया किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने अरबी में लिखी गई एक कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद
यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत। कौन सा किताब? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज। कौन लिखा है? अल-बरूनी। ये कहाँ का था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या? भारत की खोज या किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। कौन लिखा? अल-बरूनी। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया यानी केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल और मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में, देखिए ध्यान यहाँ है, 80 अध्याय में है। कितना अध्याय में? 80 अध्याय में। क्या? भारत की खोज या किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। कौन लिखा? अल-बरूनी। किसके साथ आया? तो महमूद गजनवी के साथ। इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। क्या है? जो इब्न बतूता है वो भारत आया था 14वीं शताब्दी में। कब आया था? 14वीं शताब्दी में। और दिल्ली पहुंचा 1333 ईस्वी में। दिल्ली कब पहुंचा? 1333 ईस्वी में। और इसकी विद्वता से, यानी इतना ही विद्वान था, इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी यानी न्यायाधीश। ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या है। पॉइंट है कि इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में भारत आया। कब? 1333 ईस्वी में। कहाँ पहुंचा? दिल्ली। जब दिल्ली पहुंचा तो उससे विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी यानी होता है न्यायाधीश। इसका जो पुस्तक था वो क्या था? रेहला। पुस्तक क्या था? रेहला। कब आया था? 1333 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तारानाथ नाम का एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर और तंगियूर नाम ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कंगियूर और तंगियूर से। मार्को पोलो भी 13वीं शताब्दी में आया था। इसे पांड देश की यात्रा पर आया था। और पांड जो इतिहास है उसके बारे में इसने जो भी है अध्ययन के लिए उपयोगी है, इसका विवरण लिखा था। अब पुरातत्व संबंधी हम लोग साक्ष्य देखेंगे, फिर आगे हम लोग एक बार फिर हम रिवाइज कर देंगे बोल के ही। आप लोग को दिखाएंगे नहीं, बाकी हम बोल के रिवाइज कर देंगे। पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य है जिससे जानकारियाँ मिलती है वो आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का है ना पिता यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। 1400 ईस्वी में बोगाज का ही जो अभिलेख है ना, एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य मतलब अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं।
किससे? बोगाजकाई अभिलेख। बोगाजकाई अभिलेख एशिया माइनर 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख है। कितना ईस्वी के? 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेशनगर विदिशा गणुर स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। होलियोडोरस के बेशनगर विदिशा से क्या होते हैं? गणुर स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, जो मध्य भारत में है। इसमें है कि भागवत धर्म जो विकसित हो रहा था उसका प्रमाण मिलता है यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गणुर स्तंभ लेख से। नेक्स्ट आगे बढ़िए। सर्वप्रथम जो भारतवर्ष है उसका जो जिक्र है, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम किसी चीज में भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कौन अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। सहगौरा अभिलेख जो दुर्भिक्ष की जानकारी देता है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। यानी संकट काल में खाद्यान्न को हम लोग सुरक्षित रखते थे, वो सहगौरा अभिलेख में मिलता है, और दुर्भिक्ष की जानकारी भी इसी अभिलेख में मिलती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण को भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण जो था उसको भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त किया जाता है। सती प्रथा का जो प्रथम लिखित साक्ष्य है, पहला लिखित साक्ष्य सती प्रथा का, वो क्या है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में शासक जो है भानुगुप्त है। कौन है? भानुगुप्त। इसमें एक सैनिक की बीवी है जो सती हुई थी, उसी का कहानी है। सातवाहन राजाओं का पूरा जो इतिहास है अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है, ऐसे कोई उसका अलग से जानकारी नहीं है। सातवाहन राजाओं का पूरा अभिलेख के आधार पर ही इतिहास लिखा गया है। रेशम बुनकर जो है की श्रेणियों की जानकारी जो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख। ठीक है। कश्मीरी नवपाषाणिक जो पुरास्थल है बुर्जहोम से गर्तावास क्या मिला है? गर्तावास, गड्ढा घर। बुर्जहोम से गड्ढा घर, उतरने के लिए सीढ़ियां लगी होती थी। अच्छा, प्राचीनतम जो सिक्के हैं उसको आहत सिक्का कहा जाता है, और इसी को कासारपन भी कहा जाता है साहित्य में। हिंदी में क्या कहते हैं? साहित्य में कासारपन। अब प्राचीनतम सिक्के को ऐसे क्या कहते हैं? आहत सिक्का। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। किसने किया था? यवन शासकों ने। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देते हैं। अरिकमेडु जो है पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ है अरिकमेडु? पुडुचेरी के निकट। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, स्वर्णभूमि, वर्तमान में म्यांमार। बर्मा को क्या कहते थे? स्वर्णभूमि। वर्तमान में क्या कहते हैं? म्यांमार। मलाया यानी स्वर्णद्वीप, कंबोडिया यानी कंबोज, और जावा यानी यवद्वीप। ध्यान दीजिएगा, बर्मा स्वर्णभूमि, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा, यवद्वीप। ये जो पहले भारत का जो इस सब से संबंध था स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ना, कलिंग राज खारवेल द्वारा है। खारवेल उस समय कलिंग राज खारवेल था। हाथी गुम्फा अभिलेख उसी पर लिखा हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है, जिसको गिरनार अभिलेख हम लोग बोलते हैं, रुद्रदामन प्रथम से है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री से है।
प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त से है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली में है। उत्तर भारत में जो पूछता है कोई कि उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली कैसी है, तो नागर शैली। लेकिन दक्षिण भारत में कैसी है, तो द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। लेकिन अगर दोनों दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कहते हैं बेसर शैली। क्या कहते हैं? बेसर शैली। यानी दोनों मिक्स है, इसलिए इसे बेसर शैली कहते हैं। पंचायतन जो शब्द है, यह शब्द मंदिर रचना शैली से है। किससे है? पंचायतन मंदिर रचना शैली से। यह हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा हो। जैसे पंचायतन मंदिर का उदाहरण जो है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये सब पंचायतन शैली का मंदिर है। इस मंदिर के चारों कोना पर 4 गो अन्य मंदिर होते हैं और हेड मंदिर जो गर्भगृह कहलाता है वो बीच में होते हैं। इसीलिए इस मंदिर को पंचायतन शैली कहा जाता है। मात्र अब देखते हैं 5 मिनट में हम आप लोग को फिर से उसका रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा वेद। वेद 4 होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 गो वेद हो गए। वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ये 6 वेदांग हैं। पुराण की संख्या 18 होती है। उपनिषद की संख्या 108 होती है। अच्छा, इस जो वेद हम लोग पढ़े ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है इसमें इसका जो मेन है कि इसमें 10 मंडल होता है, 1028 सूक्त होता है, 10,462 ऋचाएँ होती है। और इसको जो पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? होत्री। विश्वामित्र द्वारा जो रचित है, 3रा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, लेकिन 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। इस पुरुष सूक्त में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कहा जाता है कि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जांघ और चरणों से उत्पन्न हुआ है ना, चारों। फिर कहा जाता है ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द आया है, अधन्य। यमुना का 3 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार उल्लेख है। फिर है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 शब्द हैं, शब्द यानी कि ऋचाएँ, और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। 3 पग का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में ही है। फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद को कहा जाता है गद्य एवं पद्य दोनों का वेद। मेन पॉइंट ये है, गद्य और पद्य दोनों का वेद कौन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता यधर्वी कहलाते हैं। ठीक है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है। इसमें जो है मेन रूप से 1018 सूक्त हैं, है ना। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, किसे? सामवेद को। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। इसमें 6000 पद हैं। इसमें मेन रूप से जादू टोना, अंधविश्वास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
इसमें मेन रूप से है ना, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में ही। अथर्ववेद सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद है, जो पहले का वेद है वो ऋग वेद है, ठीक है। फिर है उपनिषद जो 108 हम लोग बता दिए। इसमें मेन रूप से और क्या है कि जो विष्णु पुराण है, पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं। ये जो पुराण है, पुराण में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण और ब्रह्म पुराण, ये 5 पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जैसे मत्स्य पुराण में आंध्र शतवाहन, वायु पुराण में गुप्त वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, ये सब है, ठीक है। सबसे पुराणों में प्रामाणिक एवं प्राचीन जो है मत्स्य पुराण है, ठीक है। अग्नि पुराण जो है वो काफ़ी महत्व रखता है सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से। फिर हम आगे जो देखें जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, हीनयान के कथा वस्तु है प्रमुख ग्रंथ। फिर जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और जैन साहित्य में जो कथा ये कल्प सूत्र है उससे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है। फिर देखें अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, जिसमें मौर्यकालीन जो इतिहास है उसका वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण में है, 180 प्रकरण में है। फिर देखें हम लोग कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, ठीक है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास के वर्णन है। राजतरंगिणी में 8 तरंग है। क्या तरंग है? 8 तरंग है। फिर देखें अरबों का सिंध विजय का जो वृत्तांत है ना, चचनामा, उसका लेखक अली अहमद है। फिर अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, इसके लेखक हैं पाणिनि। फिर अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर देखें कात्यायन की गार्गी संहिता का उल्लेख है। फिर है पतंजलि का पुष्पमित्र शुंग जो थे, पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि, इन्होंने महाभाष्य लिखा था। फिर उसके बाद टेसियस जो ईरान का राजवैद्य था। फिर हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस इतिहास का पिता कहलाए, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखा। फिर है सिकंदर के साथ आने वाले में निर्याकस, अनेस्क्रेस्टियस और इस्टोबुलस, ये सब था। मेगास्थनीज आया था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। मेगास्थनीज, इसने इंडिका लिखा, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फिर डायमेकस आया बिंदुसार के दरबार में आया। डायनोसियस आया जो अशोक के दरबार में आया। फिर टॉलमी जो था 2री शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा था। टॉलमी के बाद देखे थे प्लिनी ने लिखा नेचुरल हिस्ट्री लिखा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो मेन पुस्तक है, ये हम इसके बारे में आपको बताया कि बीपीएससी में ये आया था 64वीं से 65वीं में। तो इसका जो कोई लेखक नहीं है, इसका अज्ञात लेखक है। ये 80 ईस्वी के यात्रा वृत्तांत, हिंद महासागर की यात्रा वृत्तांत का कहानी है। इसमें भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया जाता है। फिर देखें फाहियान के बारे में। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फिर संजीवगन था, संजीवगन 518 में आया था, है ना। फिर हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में आया, 645 में ये लौट के गया। फिर है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। ये जिस समय नालंदा में पढ़ने आया था उस समय वहाँ के आचार्य जो थे शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। फिर आया इत सिंह जो आया 7वीं शताब्दी में आया। इत सिंह ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया, ठीक है। फिर देखे हम लोगों ने अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ आया। अलबरूनी ने लिखा किताबुल हिंद, है ना, तहकीक हिंद, भारत की खोज। फिर देखे इब्न बतूता भी अरबी भाषा का था, ये रेहला लिखा। इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में आया था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश, किसको? इब्न बतूता को। फिर आया तारानाथ, एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक लिखा, ग्रंथ की रचना किया। फिर आया मार्को पोलो जो है पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इससे पांड्य इतिहास का वर्णन मिलता है, ये 13वीं शताब्दी में आया था। फिर उसके बाद देखें कि भारतीय पुरातत्व का जो पितामह कहा जाता है वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जो बोगाज काई जो अभिलेख है उसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य यानी अश्विनी कुमार का वर्णन मिलता है। फिर मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो यवन राजदूत होलियोडोरस के बेशनगर विदिशा अभिलेख से यानी गरुड़ स्तंभ अभिलेख से
क्या? भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। किससे? गणुड़ स्तंभ लेख से। फिर है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है कलिंग राज खारवेल का है। ये सब देखते हुए सहगौरा अभिलेख जो है दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला सहगौरा अभिलेख है। फिर है जो कि हून आक्रमण का जानकारी दिया, हून आक्रमण का जानकारी देने वाला भीतरी स्तंभ लेख है। फिर है सती प्रथा जो एरन अभिलेख है ना। उसके बाद गड्ढाकर बुर्ज होम नवपाषाण कालीन जो जम्मू कश्मीर में है। फिर है कि प्राचीनतम सिक्कों को हाथ सिक्के कहते हैं, इसे साहित्य में कासार्पण कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो मेन पॉइंट था वो देख लिया, मेन पॉइंट है ना वो देख लिया। जैसे मेन पॉइंट में यहाँ पे देखा हम लोगों ने कासार्पण कहते हैं। फिर कहते हैं कि सिक्कों पर प्रथम लेख लिखने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया था। किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। फिर अरिकमेडु जो है पुडुचेरी के निकट है ना, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं अरिकमेडु से। उसके बाद मेन पॉइंट था कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंगराज खारवेल का है, जूनागढ़ गिरनार जो रुद्रदामन का है, ये देखा अभिलेख। नासिक जो है अभिलेख है गौतमी बलश्री का। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का। एहोल है जो पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख है जो मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख है जो प्रतिहार नरेश भोज का। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का। देवपाड़ा अभिलेख है जो बंगाल शासक विजय सेन का। और अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाए। इसमें मेन रूप से उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली। अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो नागर शैली में, और दक्षिण भारत की बात की जाए तो द्रविड़ शैली में। लेकिन ये दोनों को मिला दिया जाए तो वेसर शैली बनती है। यानी फिर है पंचायतन जो मंदिर रचना शैली है वो हिंदुओं मंदिर का पंचायतन शैली कहलाता है, हिंदू मंदिर का। जब 4 मंदिर सहायक मंदिर, मुख्य मंदिर 4 मंदिरों से जब घिरा हो, सहायक मंदिरों से घिरा हो, तो पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। जैसे कंदारिया महादेव का मंदिर हुआ, कंदारिया महादेव का मंदिर जिसमें खजुराहो में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। फिर दशावतार मंदिर है ना। फिर गोंडेश्वर मंदिर है महाराष्ट्र में। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे कल प्रागैतिहासिक काल। तो कल हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल और एक और है सिंधु सभ्यता, है ना। ये 2 कल पढ़ेंगे, ठीक है।